सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें कि हम यूनिट 8 सिक्योरिटी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने इस यूनिट से पहले जितनी भी यूनिट थी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है, उन सारे वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से भी आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे, ऑथराइजेशन का मतलब क्या है, डेटाबेस इंटीग्रिटी का क्या रीज़न है, इनक्रिप्शन क्या होता है और डेटा रिकवरी टेक्निक्स क्या होती हैं। अगर इसका इंट्रोडक्शन समझें तो सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, क्या होती है सिक्योरिटी, तो कुछ इस तरह से है कि डेटाबेस सिक्योरिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। मतलब कुछ ऐसी टेक्निक है जिसमें जो भी डेटा है उसे सिक्योरिटी कैसे प्रदान की जाती है, ये होता है सिक्योरिटी के अंतर्गत, जिससे कोई दूसरा व्यक्ति अनऑथराइज्ड यूज़र उसे एक्सेस ना कर सके। ओनली वही यूज़र उसे एक्सेस कर सके जिसके पास उसे एक्सेस करने की कोई की है या फिर आईडी है, उससे मतलब ऑथराइज्ड यूज़र होना चाहिए, जिसकी मदद से यूज़र का डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, जिससे केवल ऑथराइज्ड यूज़र ही अपने डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यही सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि डेटाबेस की सिक्योरिटी का काम DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। मतलब इसका काम किसका होता है, कौन सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, तो कौन होता है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट क्या है, साइबर अटैक में अनऑथराइज्ड पर्सन यूज़र की महत्वपूर्ण जानकारी या डेटा को चोरी करने की कोशिश करता है, जिससे कि वह यूज़र के डेटा का उपयोग गलत कामों के लिए कर सके। इसमें बताया गया है कि जो भी हमारा डेटा को चुराता है वो इसका कुछ गलत यूज ना निकाल ले, इसलिए इस सिक्योरिटी से मतलब सारी चीज़ों से बचना चाहिए जो हमारे डेटा को चुरा लेते हैं। मतलब उन सारे लोगों से बचना चाहिए जो अनऑथराइज्ड हैं, मतलब जिन्हें एक्सेस करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अगर वो डेटा हमारा पा लेते हैं तो उसका कुछ गलत यूज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर इस साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन समझें एक लाइन में तो उसका मतलब क्या है कि डेटाबेस सिक्योरिटी एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डेटाबेस को हैकर और अटैकर से सुरक्षित किया जाता है। मतलब ये डेटाबेस जो सिक्योरिटी हमारे डेटाबेस की एक ऐसी टेक्निक है जिसे हम किन लोगों से बचाते हैं, हैकर और अटैकर से, जिससे कि हमारे डेटा हैक ना कर सकें, एक्सेस ना कर सके और हमारे डेटा का गलत फ़ायदा ना निकाल पाएँ। तो इन सब से सुरक्षा करने के लिए हमें सिक्योरिटी की नीड होती है अपने डेटाबेस की। अब डेटाबेस सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के कुछ मेथड है हमारे पास, उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है। पहला है ऑथेंटिकेशन, दूसरा इसी में है एक्सेस कंट्रोल, इन्फ्रेंस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल एंड इनक्रिप्शन। तो इन सबका अपने एक मतलब है, चलिए उन्हें समझ लेते हैं। अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन मतलब यूज़र की ऑथेंटिकेट मतलब प्रमाणित करना है, अर्थात यह सुनिश्चित करना है कि जो व्यक्ति डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है वह वही व्यक्ति है, कोई दूसरा तो नहीं है। मतलब जो ऑथेंटिकेट वर्जन है, ऑथराइज्ड यूज़र है, वही डेटा को यूज कर सके, कोई और दूसरा यूज़र ना हो जिससे कि वो डेटा हमारा चुरा ले। तो हमें ये पहले चेक करना पड़ता है ऑथेंटिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट है इसी में एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल यह सुनिश्चित करता है कि यूज़र कौन से डेटा को एक्सेस कर सकता है और कौन से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। एक्सेस कंट्रोल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फिजिकल और लॉजिकल। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि डेटा को यूज़र एक्सेस कर सकता है और कौन से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो एक्सेस कंट्रोल के अंतर्गत ये चीज़ होता है हमारा। अगर इंटरफेस कंट्रोल की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इंटरफेस कंट्रोल डेटाबेस सिक्योरिटी की एक विधि है जिसका प्रयोग सामान्य यूज़र से छिपी हुई जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसलिए इन्फ्रेंस कंट्रोल को माइनिंग टेक्निक भी कहा जाता है। माइनिंग टेक्निक से आप लोग परिचित होंगे, जैसे CoinDCX हो गया, तो इसके पीछे माइनिंग चलती रहती है जो कि बहुत हार्ड होती है, सारी चीज़ें जो यूज़र से छिपा के रखी जाती हैं, किस तरह से माइनिंग होती है। ये सब किसके अंतर्गत आता है, इन्फ्रेंस कंट्रोल के अंतर्गत। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा के फ्लो पर या प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि डेटा का फ्लो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो फ्लो कंट्रोल के अकॉर्डिंग हमें क्या चेक करना, इसके थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि डेटा हमारा सही से सेंड हो रहा है, सही से फ्लो हो रहा है या नहीं।
तो ये सब किसके अंतर्गत होता है? फ्लो कंट्रोल के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है इसे देख लेते हैं। इनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज डिजिटल डेटा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। डिजिटल डेटा को सुरक्षित करने के लिए इनक्रिप्शन, पासवर्ड और कुंजी यानी कि की का उपयोग किया जाता है। मतलब जब कोई एक सेंडर है मान लो और दूसरा है रिसीवर। सेंडर जब भी कोई डाटा सेंड करता है रिसीवर के पास तो उसे इनक्रिप्ट करके भेजता है। मान लो किसी चीज़ की अगर हमें चीज़ कुछ किसी को देना है तो उसे पैक करके भेजता। अब वो पैकिंग तभी खुलेगी जब उसके पास दूसरे जिसके पास हम सेंड कर रहे हैं उसके पास उसे ओपन करने की कोई ना कोई की होगी। अगर उसके पास की नहीं होगी, प्राइमरी की नहीं होगी, तो उसे ओपन नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डाटा हम सेंड करेंगे, जो भी हमारे सेंडर हैं रिसीवर के पास, तो अपने डेटा को हम इनक्रिप्ट करके भेजेंगे। अब इनक्रिप्ट करने के बाद जब हम इसे भेजेंगे तो पहुँचेगा रिसीवर के पास और रिसीवर उसे अपनी की के थ्रू डिक्रिप्ट करेगा। जब डिक्रिप्ट करेगा तब उसे जो भी उसके अंदर डाटा होगा उसे रीड कर सकेगा। अगर उसे डिक्रिप्ट करने के लिए उसके पास कोई की नहीं है, ऑथराइज्ड यूजर वो नहीं है, तो वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर सकता है। यही होता है इनक्रिप्शन के अंतर्गत। इनक्रिप्शन डेटा को और भी ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग करके डेटा को सीक्रेट कोड्स में बदल देता है, जिससे डेटा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। मतलब कि जो भी हमारा डेटा है और इसे सिक्योरिटी करने के लिए, सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए एल्गोरिथम के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारा डेटा जो होता है और सिक्योर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ डेटाबेस सिक्योरिटी थ्रेड्स। अब डेटाबेस सिक्योरिटी के कुछ टाइप्स हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या है। पहला है हमारा इनसाइडर थ्रेड्स, ह्यूमन एरर, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, इंजेक्शन अटैक्स, बफर ओवरफ्लो अटैक्स, डॉट्स अटैक्स, और लास्ट है हमारा मालवेयर। तो अगर इनसाइडर की बात करें तो इनसाइडर थ्रेड का मतलब होता है अंदरूनी खतरा। अंदरूनी खतरा का मतलब कि कोई अगर आपका ऑफिस है उसके अंतर्गत कुछ न कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं वो डाटा को चुरा लेते हैं और किसी और को दे देते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं क्या आता है इनसाइडर थ्रेड के अंतर्गत। इनसाइडर थ्रेड जिसे अंदरूनी खतरा भी कहा जाता है, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के भीतर मौजूद कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और ठेकेदारों के द्वारा उत्पन्न होता है। तो वही है इसमें कि जो भी इसके अंदर किसी कंपनी के अंदर हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे खतरा हमें बना रहता है कि हमारा कहीं डाटा चुरा के कहीं और किसी दूसरे को कंपनी पे न दे दें। ये होता है इनसाइडर थ्रेट, मतलब डेटाबेस सिक्योरिटी के टाइप्स में से एक है इनसाइडर थ्रेट्स। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एरर, इंसानी गलती। इंसानों के द्वारा हुई अनजान गलतियों जैसे कमज़ोर पासवर्ड साझा करना और गलत पासवर्ड का उपयोग करना, इन सभी गलतियों को ह्यूमन एरर कहते हैं। मतलब कि हम भी जो भी पासवर्ड किसी भी चीज़ का क्रिएट करते हैं तो उसे इस एकदम इजी फॉर्म में कर देना, जिससे दूसरा यूजर अनुमान लगा सके कि क्या पासवर्ड ये बना सकता है। तो हमेशा कभी भी हमें इजी फॉर्मेट पासवर्ड नहीं क्रिएट करना चाहिए, हमेशा कैपिटल लेटर, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक फॉर्म में उसे क्रिएट करना चाहिए। मतलब मिक्स करना चाहिए हर चीज़ का। ऐसा ना हो कि सिंपल ही उसका पासवर्ड रख दें तो कोई भी उसे एक्सेस कर सके, जिससे हमारे डाटा का हानि हो सके, लॉस हो जाए। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ह्यूमन एरर के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एसक्यूएल, नो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स। इसमें अटैकर मैलिशियस एसक्यूएल कोड का इस्तेमाल डेटाबेस को अटैक करने के लिए करते हैं। ये था हमारा एसक्यूएल, नो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के अंतर्गत। जो हमारा अटैकर होगा इसमें क्या करेगा? मैलिशियस एसक्यूएल कोड का यूज डेटाबेस को अटैक करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बफर ओवरफ्लो अटैक्स। क्या होता है बफर ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है? बफर एक मेमोरी होती है जिसमें जो हमारा मान लो कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, तो मतलब एक डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, उसी टाइम पे दूसरा डेटा भी हमारे पास आ जा रहा है। तो जो हमारा डेटा एक में प्रोसेसिंग चल रही है और जो दूसरा डेटा हमारी साइड से आता जा रहा है, तो जो हमारा डेटा आता जा रहा है तो उसे हम बफर मेमोरी पे रख देते हैं जब तक कि हम दूसरे डेटा में प्रोसेसिंग करते हैं। जब वो डेटा प्रोसेस हो जाता है तब फिर इस डेटा का नंबर आता है जो बफर में रखा हुआ है। तो ये होता है बफर। अब बफर ओवरफ्लो तब होता है जब कोई प्रोग्राम या प्रोसेस बफर में उसकी फिक्स्ड लेंथ से अधिक डेटा को राइट करने की कोशिश करता है। इससे जो एक्स्ट्रा डेटा होता है वह ओवरफ्लो कर जाता है। ये होता है बफर ओवरफ्लो अटैक। मतलब अभी कोई भी डाटा है उसकी लेंथ से अगर अधिक रखा जाएगा तो वो ओवरफ्लो होगा ही होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? बफर ओवरफ्लो अटैक्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा डॉस अटैक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है? डॉस अटैक सर्वर को ट्रैफिक से भर देता है जिससे डेटा अनअवेलेबल हो जाता है। मतलब ये जो अटैक होता है इस टाइप का अटैक होता है कि जो भी हमारा सर्वर है उसमें इतना ट्रैफिक ला देगा कि जो भी डेटाबेस होगा अनअवेलेबल शो करने लग जाएगा। मतलब बार बार उसे विजिट करना इतनी बार विजिट कर देता है कि जो भी हमारा डेटा है वो क्या शो होने लगता है? अनअवेलेबल। डॉस अटैक्स में किसी भी डेटाबेस को अटैक करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स तथा
बहुत सारे इंटरनेट कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इस अटैक में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर्स को बॉटनेट कहते हैं। जाहिर सी बात है, एक कंप्यूटर तो ट्रैफिक इतना ला नहीं सकता, मतलब इतना विजिट नहीं कर सकता किसी भी सर्वर को, तो इसके लिए मल्टीपल कंप्यूटर की नीड होती है, मल्टीपल नेटवर्क की नीड होती है जो बार बार विजिट करते हैं। तो इससे हमारा डेटा अनअवेलेबल हो जाता है जब डेटा ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है। अभी भी आप लोग देखते होंगे जो वेबसाइट थोड़ी कमज़ोर बनी है, मतलब उनकी होस्टिंग सही से नहीं है, तो उसमें ज़्यादा ट्रैफिक आ जाता है, एक बार में 30 से 40 के लोग विजिट कर देते हैं उसे, तो वो अनअवेलेबल हो जाती है या फिर लोड ही होती रहती है। तो ये ट्रैफिक पर डिपेंड करता है। अगर जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पहुंच जाता है तो वहाँ पे साइट हमारी स्लो हो जाती है या अनअवेलेबल डेटा शो होने लगता है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? डॉस अटैक्स के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का जो टाइप्स है, मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल यूजर के द्वारा डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, या फिर कहें कि डेटाबेस को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किसके लिए होता है? यूजर के डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब हमें डेटा को अपने सिक्योर करने के लिए कुछ उसके एडवांटेज भी हैं। तो कौन कौन से एडवांटेज हैं ये तो आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं एग्जाम में। कुछ ये तो जानने वाली बात है कि डेटाबेस को हमें सिक्योर क्यों करना चाहिए, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसके एडवांटेज के अंतर्गत ये सारे पॉइंट आ जाते हैं। तो चलिए एडवांटेज समझ लेते हैं कि एडवांटेज क्या क्या है इसके, अगर हम अपने डेटा को सिक्योर करेंगे तो। डेटाबेस सिक्योरिटी का प्रयोग करके डेटा को सुरक्षित किया जा सकता है। यह कंपनी की महत्वपूर्ण जानकारी को सुरक्षा भी प्रदान करता है, जिसके चलते कंपनी का पूरा डाटा सिक्योर रहता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? डेटाबेस सिक्योरिटी मालवेयर के हमलों को रोकने का काम करता है। जो डेटाबेस सिक्योरिटी है वो क्या करता है? मालवेयर जो सॉफ्टवेयर है उसके अटैक को रोकने का काम करता है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर के महत्वपूर्ण डेटा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। जब इससे पहले हमने मालवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो क्या करता है? यूजर के डेटा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता रहता है। तो इससे भी सिक्योरिटी प्राप्त करने के लिए हम डेटाबेस सिक्योरिटी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, डेटाबेस सिक्योरिटी में डेटा को एक्सेस करने की गति काफ़ी तेज़ होती है। डेटाबेस सिक्योरिटी में क्या होता है कि जो डेटा है उसे एक्सेस करने की जो गति होती है, स्पीड होती है, वो काफ़ी फास्ट होती है, यानी यूजर डेटा को तेज़ गति के साथ एक्सेस कर सकता है। ये था डेटाबेस सिक्योरिटी का एक एडवांटेज। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है हमारा, डेटाबेस सिक्योरिटी में डेटा को बैकअप करने की सुविधा मौजूद होती है। यदि किसी कारण यूजर का डेटा डिलीट हो जाए तो यूजर डिलीट हुए डेटा को पुनः प्राप्त कर सकता है, मतलब ड्राइव कर सकता है। किसी कारण से हमारा डेटा मान लो डिलीट हो गया है तो उसे यूजर क्या कर सकता है? पुनः प्राप्त कर सकता है। किसके थ्रू? डेटाबेस सिक्योरिटी के थ्रू। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेटा इंटीग्रिटी क्या होता है। डेटा इंटीग्रिटी की अगर बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा का एक्यूरेट तथा संपूर्ण होना, मतलब कंप्लीट होना डेटा इंटीग्रिटी कहलाती है। मतलब कि जो भी डेटा हमारा है वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह सेंड किए हैं तो जो पहले डेटा था सेम दूसरी जगह वही डेटा पहुंचना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए और पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? डेटा इंटीग्रिटी। और क्या? तथा डेटा में डुप्लीकेटनेस नहीं होनी चाहिए, मतलब डेटा में डुप्लीकेट जो भी चीज़ हमें एक बार डेटा है तो दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेटनेस नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए जिससे डेटा की हानि ना हो, जिससे डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। तो ये हमारा डेटा इंटीग्रिटी। अब इसके भी दो टाइप हैं, कौन कौन से हैं? एंटिटी इंटीग्रिटी और दूसरा है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अगर एंटिटी इंटीग्रिटी की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एंटिटी इंटीग्रिटी का नियम यह है कि प्रत्येक टेबल की अपनी एक प्राइमरी की होती है और प्रत्येक प्राइमरी की यूनिक होती है और नल नहीं होती। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी डाटा हमें एक्सेस करना है तो उसकी एक प्राइमरी की होनी चाहिए जो कि किसी दूसरे के डेटा के साथ सेम नहीं होनी चाहिए, मतलब मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। तो एक प्राइमरी की किसी भी टेबल में होना चाहिए पूरा डेटा एक्सेस करने के लिए, और यह प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती या नल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड टाइप है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नियम यह है कि एसोसिएटेड टेबल में फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से मैच करती है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का नियम यह सुनिश्चित करता है कि टेबल्स के मध्य रिलेशनशिप कंसिस्टेंस होती है, मतलब जो भी है इसमें फॉरेन की है वो प्राइमरी की वैल्यू से मैच करनी चाहिए एसोसिएट टेबल में। ठीक है, ये था रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। इस तरह से इंटीग्रिटी कंप्लीट होती है। और इसके दोनों टाइप, कितने टाइप के हमारे होते हैं? ये एंटिटी इंटीग्रिटी और दूसरा होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी।
तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एंटिटी इंटीग्रिटी के अंतर्गत क्या होता है और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के अंतर्गत क्या होता है। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट टॉपिक है डेटा रिकवरी टेक्निक्स। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कौन सी टेक्निक के द्वारा जो भी हमारा डेटा डिलीट हुआ है उसे कैसे दोबारा लाया जा सके, मतलब कैसे लाएं। तो एक चीज़ हमारा, अगर हम सिस्टम पे हैं, पहली टेक्निक क्या है कि हम रिसाइकिल बिन का यूज करें। रिसाइकिल बिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो भी डेटा हमारा डिलीट होता है तो एक बार जाके रिसाइकिल बिन में ज़रूर स्टोर होता है, वहाँ से भी हम अपने डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। या फिर दूसरी टेक्निक क्या है कि हम जो भी हमारे पेड सॉफ्टवेयर हैं, बहुत कंपनी हैं जो थर्ड पार्टी कंपनी है, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें कुछ पैसा कुछ पे करके अपने डेटा को रिकवरी कर सकते हैं। मतलब उनके सॉफ्टवेयर का यूज करके उनके सॉफ्टवेयर को परचेज करके जो भी हमारा डेटा, इंपॉर्टेंट डाटा डिलीट हो गया किसी कारणवश, तो उसे हम रिकवरी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक हैं हमारे डेटा को रिकवर करने के लिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा को रिकवरी करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक है, तो सबसे पहले डेटा रिकवरी टेक्निक में लिख देना है आपको रिसाइकिल बिन। इसके बाद थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, इस तरह से और भी बहुत सारे आप टेक्निक बता सकते हैं जिनसे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आता है, मतलब इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और कुछ अच्छा करके आना। अगर आप लोगों ने सारे वीडियो देख लिए हैं तो मुझे उम्मीद है कि 40+ आराम से मार्क्स गेन कर लोगे। अगर ये सारे टॉपिक आपको याद रहते हैं तो आपको क्या करना है, रीड करना है एक मन से। अगर रटोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी इतने कम टाइम में। बस आपको रीड करना है, बस चीज़ें ध्यान में रखना है। तो अगर आपको रटेंगे नहीं और जैसे वहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में तो आपको याद आ जाएंगे कुछ चीज़ें, और आराम से आप लिख लेंगे। तो आपको रटना नहीं है, बस इसे रीड करना है और ध्यान से समझना है।